साथियों नमस्कार। साथियों, अगर आप इस बार के इलेक्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस इलेक्शन में मोदी को हराने के लिए न सिर्फ इस देश की अपोजिशन पार्टीज बल्कि कई सारे फॉरेन प्लेयर्स थे जो शामिल थे। इसमें यूट्यूबर्स भी थे, पत्रकार भी थे, बड़े बड़े उद्योगपति भी थे और इंटरनेशनल लीडर्स भी थे। सबने मिलकर के एक साथ कोशिश करी है, एक मतलब मिलीजुली कोशिश है कि कैसे भी एक नैरेटिव चलाया जाए इस देश में कि मोदी एक डिक्टेटर है, मोदी एजेंसियों को कंट्रोल करके रखता है, मोदी उद्योगपतियों का ही साथ देता है, मोदी एक करप्ट भी है, ये बात भी चलाई गई, और मोदी कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाला है। इस तरह के कई सारे अलग अलग एजेंडाओं को रख करके एक झूठ चलाया गया, एक नैरेटिव चलाया गया और पूरा कैंपेन इस नैरेटिव के इर्द गिर्द ही चलाया गया। आप सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझें तो एक लड़का आता है जर्मनी से, वो हालांकि जर्मनी में बैठ के वीडियो बनाता है, ये भारत भी आया था, ये पिछले चुनावों में भी आया था। इसने चुनाव से जस्ट 2 महीने पहले वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मोदी एक डिक्टेटर है, इलेक्टोरल बॉन्ड में घपला हुआ है, केजरीवाल जी जैसे महान नेता को जेल में डाल दिया गया, डेमोक्रेसी बिल्कुल ही मार दी गई। इस तरह की अलग अलग बातें लेकर के लड़का आया और इसने नैरेटिव सेट कर दिया। हालांकि इस लड़के का कोई भी वीडियो आता है तो 1-2 घंटे में मिलियंस में पहुंच जाता है। इतनी तेज रफ्तार से व्यूज बढ़ने के कारण भी इस लड़के को आज तक मैंने कभी भी ट्रेंडिंग होते हुए नहीं देखा यूट्यूब पर। जबकि यूट्यूब पर किसी फिल्म का टीजर आता है और थोड़े भी उसमें व्यूज आ जाए तो ट्रेंडिंग पे आ जाता है, वो कोई गाना आता है तो ट्रेंडिंग पर आ जाता है। इसके तो बहुत अच्छे व्यूज आ जाते हैं, फिर भी ट्रेंड नहीं करता। कारण क्या है? कारण है इसके पीछे खड़ी हुई वो शक्तियां जो इसको बल देती हैं, इसके व्यूज बढ़वाती हैं, इसके लाइक्स बढ़वाती हैं और इसके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराती हैं। क्योंकि जितनी भी सोशल मीडिया की साइट्स हैं उन सबको लेफ्टिस्ट लोग ही चला रहे हैं और वो उसी धारा को प्रमोट करवाते हैं जो उनको सूट करती है। और आप देखना, कोई भी नेशनलिस्ट चैनल हो जो नेशनलिज्म के बारे में बात कर रहा हो, उसको ये लोग प्रमोट ही नहीं कर रहे थे और 2 महीने से तो कोई भी वीडियो डाल दो उस पर येलो साइन बना आ जाता था। मेरे कई सारे वीडियोस में आया है और कई लोगों के में भी आया है। दूसरा अंतर आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा चैनल जो मोदी के विरोध में बात करे या मोदी को डिक्टेटर बताने की कोशिश करे, उसके आपको सब्सक्राइबर करोड़ों में मिलेंगे। चाहे इसके देख लो, औरों के देख लो, करोड़ों में सब्सक्राइबर्स होते हैं। और जो नेशनलिज्म की बात करता है, ऐसा शायद ही कोई चैनल होगा जिसके करोड़ों में सब्सक्राइबर हों। एक भी नहीं है मेरे ख्याल से, मिलियंस में भी गिने चुने ही हैं और उनके व्यूज भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं जाते वनस्पत इनके। ऐसा नहीं है कि ये कुछ सच दिखा रहे हैं, झूठ दिखा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में इसने झूठ दिखाया, आधी चीज़ें दिखा करके बातों को घुमा दिया। उसी प्रकार से डिक्टेटरशिप वाले वीडियो में आधी बातें बता करके बात को घुमा दिया। हर चीज़ को झूठ बोलता है, इसका वीडियो झूठ से भरा हुआ है, लेकिन इसको प्रमोट करता है यूट्यूब। और हम सच्ची बात बता दें तो हमको या तो येलो डॉलर बनाया जाता है या डीमोनेटाइज ही कर दिया जाता है, जैसे हमारा कर दिया गया है। खैर, ये अलग बात है। उसके बाद कई सारे पत्रकार ग्राउंड पर जाकर के लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी मोदी के अगेंस्ट एक हवा बनाई जाए। जैसे ये हैं, इनके आप वीडियो देख लेना, मैं इस पर कई बार पहले भी वीडियो बना करके चर्चा कर चुका हूं। इस आदमी ने पूरी ताकत लगा दी अमेठी में स्मृति ईरानी को हराने के लिए। पहले ही आदमी पहुंचा था कि वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ लें तो इसकी जो पत्रकारिता है, दरबारी पत्रकारिता है, वो चलती रहेगी। लेकिन जब राहुल गांधी नहीं लड़े, उस बात से दुखी हो गया। फिर इसने कोशिश करी कैसे भी स्मृति ईरानी के खिलाफ हवा बनाई जाए। तो ये अमेठी में लगभग 1.5 महीने बैठा रहा और गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के वहाँ हवा बनाई इसने। और इसी प्रकार से एक पत्रकार और है, आप भी जानते हैं, राजा रवीश कुमार, वो भी सेम उसी पॉलिसी पर चल रहे थे लंबे समय से कि कैसे भी आधी बात को ऐसे पेश करो कि लोगों को लगे कि यही सत्य है। अब इस चीज का आप देख सकते हैं आगे जाकर के कैसे बातें बढ़ी। जब कैंपेन स्टार्ट हुआ तो राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी लेकर के जनता के बीच जाने लगे और इन्होंने एक नया झूठ चलाया कि मोदी सत्ता में आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। भाई ये बात कहां से आ गई? मोदी ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, ना बोला है। कॉन्स्टिट्यूशन तो इन्होंने बदला था 1976 में। 42nd अमेंडमेंट ला करके इतने बदलाव कर दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है उन बदलावों को। आपने बदला है, इमरजेंसी आपने लगाई, कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण आपने दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाकर के। हालांकि आंध्र प्रदेश में भी दिया हुआ है टीडीपी ने, और टीडीपी इस समय समर्थन कर रही है एनडीए का। मुझे लगता है कि एनडीए को उनके इस बात विचार पर सहमति नहीं जतानी चाहिए और आगे जाकर के हो सके तो टीडीपी से किनारा भी कर लेना चाहिए, बट वो एक अलग बात है। तो इन्होंने एक नैरेटिव चलाया गया कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, जबकि ये झूठ था। और इसको इस कदर फैलाया गया, कांग्रेस के कई सारे अकाउंट्स बनाए गए, सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कांग्रेस की बातों को प्रमोट करते हैं। कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स को पकड़ा गया जो कांग्रेस की बातों को प्रमोट करें। कांग्रेस ने एक अच्छा खासा पैसा लगाया था अपने
सोशल मीडिया में और अपना एक कहते हैं ना उसे जो आईटी सेल है उसमें। और कांग्रेस के जो व्यूज़ हैं, मतलब कांग्रेस के पक्ष में देखे जाने वाले वीडियोस जो हैं उनके व्यूज़ 600 मिलियन से ज़्यादा हैं अगर टोटल मिलाया जाए, और बीजेपी के पक्ष में देखे जाने वाले चैनल्स के व्यूज़ करीब करीब 150 मिलियन के आसपास है, मतलब 5 गुना का फ़र्क है। इसी बात को लेकर के कांग्रेस की नेता सेलिब्रेट कर रही थी कि हमने विक्ट्री हासिल करी, विक्ट्री हासिल करी। वो वीडियो काफ़ी वायरल है, आपने देखा होगा। उसी प्रकार से कांग्रेस ने एक झूठ और चलाया कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम आपको 1-1 लाख रुपए दे देंगे, खटाखट खटाखट खटाखट, आपने सुना होगा। और एक फॉर्म भी इन्होंने जारी किया इस तरह का। इस फॉर्म में नीचे आपको अपनी जानकारी लिख देनी है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साइन भी हैं, और इस फॉर्म को ले जाकर के आप 1 लाख रुपए ले सकते हैं। ऐसा कह के मुस्लिम महिलाओं को बरगला दिया गया, विशेष तौर पर महिलाओं को ही बरगलाया गया, मुसलमान महिलाओं को ज़्यादा बरगलाया गया। यही कारण है कि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और कांग्रेस की सीटें बढ़ गई तो कांग्रेस ने जो वादा किया था उस वादे को निभाने के लिए कई सारी महिलाएं लखनऊ में लाइन लगा के खड़ी हुई हैं और बोल रही हैं कि जो गारंटी कार्ड थे 1 लाख रुपए देने वाला वो कहाँ है, लाओ हमें दो, हमने तो कार्ड भरा था, हमारे पैसे क्यों नहीं आए। इस तरह से झूठ चलाया गया था। और यही राहुल गांधी हैं जो एक ज़माने में ये कहते थे कि जो मोदी हैं ये 15 लाख कब देंगे, 15 लाख नहीं आ रहे, 15 लाख नहीं आ रहे, जबकि मोदी ने 15 लाख देने की बात कभी कही ही नहीं थी। मोदी ने एक रैली में ये कहा था कि विदेश में इतना पैसा है कि भारत में अगर लाया जाए तो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ सकते हैं। एक तुलनात्मक अध्ययन बताया था, लेकिन इस इंसान ने उस बात को, जो बात थी नहीं, उसको झूठ पेश करके इस तरह से बताया जैसे मोदी ने ही बयान दिया हो, और खुद ने जो बात कही है अब उससे पीछे हट गया है। देख लीजिए आप झूठ। उसी प्रकार से राहुल गांधी ने पिछले चुनावों में भी अगर आप देखें तो 2019 के चुनावों में भी एक नैरेटिव चलाया था, फेक नैरेटिव, कि रफाल में बहुत बड़ी जो है घपला हुआ है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अच्छा, उस समय इस लाला ने भी वीडियो बनाया था रफाल के ऊपर, उसे घोटाला बताने की कोशिश करी थी, लेकिन इनका चल नहीं पाया। उस समय जो इनका नैरेटिव था चल नहीं पाया। राहुल गांधी ने रफाल का मुद्दा बहुत उठाया था लेकिन विफल हो गया। उसके बाद इनको माफी भी मांगनी पड़ी थी, और उसके बाद इन्होंने अडानी और अंबानी का मामला चलाया कि अडानी और अंबानी को ही फायदा पहुंचाते हैं मोदी। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार ने भी अंबानी और अडानी की सहायता ली है उस पर ये चुप पड़ जाते हैं, चाहे राजस्थान में सहायता ली हो, चाहे सदर्न स्टेट्स में ली हो। सिर्फ खामा खा का एक नाम जोड़ देना और एक नया नैरेटिव सेट कर देना कि अरे भाई मोदी तो बिका हुआ है, ठीक है ना। इन्होंने चौकीदार चोर है ये भी एक नारा लगाया था 2019 में, उस पर इनको बाद में माफी मांगनी पड़ी थी, वरना इन पर केस हो जाता, जेल में पड़े होते ये। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ऐसे कई नैरेटिव्स, कभी बोला गया आरक्षण हटा देंगे, कभी बोला मुसलमानों को रिझाने के लिए हर बात कह दी गई जो हो सकती थी कि हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे अगर हम सत्ता में आए तो, राहुल गांधी ने बोला है। तो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का मतलब है कि आप धर्म के बेसिस पर दे रहे हो, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के बेसिस पर तो रिजर्वेशन दिया ही नहीं जा सकता, आप कैसे दे दोगे। झूठ था। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक झूठ और चलाया था कि हम अगर सत्ता में आए तो युवाओं को इतने पैसे हर महीने दिया करेंगे, शायद 8,000 या 10,000 रुपए के आसपास। कैसे दे लोगे? अगर हर युवा को देने लग जाओगे, हमारे देश में 60% से ज़्यादा लोग युवा हैं, इतना पैसा कहाँ से लाओगे? ये भी एक झूठ था जो इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। ये दूसरे केजरीवाल हैं, झूठ बोल के पीछे हट जाओ। इन्होंने न जाने कितने फेक नैरेटिव चलाए जिसके जरिए जनता डर गई, क्या कहें कि भटक गई, कुछ भी कह सकते हैं, भड़क गई हर तरीके से। और इन्होंने कई सारी जगहों पर इस चीज़ का फायदा उठा करके वोट हासिल कर लिए, और अब वहीं के लोग आकर के पूछ रहे हैं कि भाई हमारे पैसे का क्या हुआ, हमारे पैसे का क्या हुआ। फंस गई अपनी ट्रैप में, लेकिन झूठ था, चल गया, नुकसान हो गया मोदी को। ये होती है गंदी राजनीति। राहुल गांधी ने आज तक एक भी बात ऐसी नहीं कही है जो सत्य हो और प्रमाणित हो, उस बेसिस पर मुद्दा बनाया हो, एक भी नहीं। सिर्फ झूठ को लेकर के मुद्दा बनाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे भी जनता भ्रमित हो जाए और लास्ट मोमेंट पर गलत बटन दबा करके आ जाए। इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है कि ये जो खेल खेल रहे हैं ये लोग, ये किस लेवल पर जाएगा, कहां जाके खत्म होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। चुनाव के बाद भी इन्होंने एक नया खेल खेला है कि मोदी ने बोला था कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएंगे लेकिन अब तो नीचे चले गए, तो ये भी एक घोटाला है। माना कि मोदी ने बोला था, अमित शाह ने बोला था कि आप पैसा लगा दो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएंगे। स्टॉक मार्केट रिजल्ट वाले दिन नीचे गए, लेकिन अगले दिन फिर ऊपर चले गए, तीसरे दिन फिर ऊपर चले गए, चौथे दिन फिर ऊपर चले गए। ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक मार्केट फायदे में ज़्यादा है, घाटे में नहीं है। रिजल्ट वाले दिन घाटे में गए थे, तो इसका मतलब घोटाला हो गया। ये स्टॉक मार्केट तो डेली ऊपर नीचे जाता है, अब उसको तुम घोटाले से जोड़ दो। इलेक्टोरल बॉन्ड को तुम घोटाले से जोड़ रहे हो जबरदस्ती का। पहले क्या होता था, इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे तो कोई भी किसी को भी चंदा दे देता था। मैं चाहूं कांग्रेस को 100 करोड़ देना चाहूं तो मेरे पास ब्लैक मनी है, मैं 100 करोड़ दे दूंगा। अब इसका कोई हिसाब किसी के पास रहेगा ही नहीं, किसने दिए, कितने दिए, कहां से दिए, किसको दिए। तो कांग्रेस चाहती है ये व्यवस्था आ जाए, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली व्यवस्था है वो ना आए। इलेक्टोरल बॉन्ड को तो घोटाला बता रहे हैं और अपनी वाली व्यवस्था को ये सही बता रहे हैं।
उसी प्रकार से ये लोग ईवीएम पर शक करते आए, ईवीएम ईवीएम, इन्होंने पूरा प्रोग्राम बना रखा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद हमें ईवीएम को लेकर के धरना देना है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज पहुंचाना है कि भारत में तो पारदर्शी चुनाव होते ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, भारत की जो इज्जत है उसको भी ये लोग गिरवी रखने के लिए तैयार बैठे हुए थे अपना हित साधने के लिए। लेकिन अब इनके कुछ सीटें आ गई हैं तो ईवीएम का मामला ही खत्म हो गया। ये लोग चाहते हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल बंद हो जाए, वो पहले जो पीपा होता था बक्सा, उसी का प्रयोग किया जाए पोस्टल बैलेट का। ये बताइए, इनकी ये व्यवस्था है। उसमें क्या घोटाला नहीं होगा, उसमें घपले नहीं होंगे, उसमें फर्जी वोट नहीं पड़ेंगे, पर ये चाहते हैं वो आ जाए। उसी प्रकार से इन्होंने एक झूठ और चलाया कि हम अगर सत्ता में आए तो संपत्ति का बंटवारा कर देंगे सब लोगों में। बंटवारे का मतलब क्या होता है भैया? कि आप उन लोगों में दे दोगे जो माइनॉरिटी है, आपने बोला है, और आपके हिसाब से माइनॉरिटी तो इस देश में सिर्फ मुसलमान है। और इन्हीं के प्रधानमंत्री जी जो रहे हैं पहले, मनमोहन सिंह जी, इन्हीं की पार्टी के, उन्होंने तो ये कहा था कि इस देश में हर संसाधन पर पहला अधिकार मुस्लिम लोगों का है। तो आपके इंटेंशन पर हम सवाल क्यों ना उठाएं? अब आप मुसलमानों से भी जाकर के पूछें कि ठीक है मुसलमानों, आप अगर कांग्रेस के इतने ही हितैषी हो और इतने साल से कांग्रेस आपके लिए ही जीती आ रही है, तो आपके लिविंग स्टैंडर्ड में फर्क क्यों नहीं आया? आप 60 साल पहले भी पिछड़े थे, आज भी पिछड़े हो, और लंबे समय तक तो कांग्रेस का शासन रहा है, तो आपके जीवन स्तर में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई? 3 तलाक मोदी को ही क्यों हटाना पड़ रहा है? 370 मोदी को ही क्यों उठानी पड़ रही है? 370 हटने के बाद पिछले साल जम्मू कश्मीर में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन आई है। इतने साल में कश्मीर में इलेक्ट्रिक ट्रेन थी ही नहीं, कोयले वाली चलती थी, वही छोटे रूट पर। तब गुलाम नबी आज़ाद ने उस पर ट्रेवल करते हुए एक वीडियो भी जारी किया कि हमारे कश्मीर में ट्रेन आ गई है। तुम क्यों नहीं ला पाए? इतने साल हो गए, आप लोग मुसलमानों की लिटरेसी रेट को क्यों नहीं बढ़ा पाए? इतने साल हो गए, उनके धर्म में जो कट्टरता है, जो कुछ ऐसे मजहबी लोग हैं जो डिवाइड क्रिएट करते हैं, उनको आप क्यों नहीं काउंटर कर पाए? क्यों एक मासूम मुसलमान बदनाम हो जाता है किसी भी बात के लिए? ये मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि कौन उनका हितैषी है और कौन उनका यूज कर रहा है। आने वाले समय में ये लोग मुसलमानों को और लालच देंगे, ये लोग हिंदुओं को और तोड़ने की कोशिश करेंगे, जातियों को और ज़्यादा भड़काने की कोशिश करेंगे, और झूठ इनका एक चल गया है ना, ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है झूठ इतने ज़्यादा फैला दिए जाएं कि आपको लगे कि भाई अब तो ज़िंदगी ही बेकार है। तो अगली बार अगर कोई भी बात आप इन लोगों के मुंह से सुने तो एक बार उसे क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लेना। यही मैं कहना चाहता हूँ। नमस्कार।